हेलो बच्चों, वेलकम टू अवंती फेलोज़। तो वी विल बी डिस्कसिंग अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पेपर। जो अभी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पेपर दिया जेई का, उसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे आज, राइट। तो बिफोर डाइविंग इनटू द एक्चुअल सॉल्यूशन, मैं आपको एक बार ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ कि हमारा एग्ज़ाम कैसा था, राइट। तो देयर वर इन टोटल आपने एग्ज़ाम दिया है, कुल आपके कितने क्वेश्चन आए उसमें? देयर वर टोटल 25 क्वेश्चन, है ना। इन 25 क्वेश्चंस में से अगर मैं इजी, मीडियम और हार्ड में डिवाइड करूं, जैसे आपने देखा होगा कि सम क्वेश्चंस वर रिलेटिवली इजी, सम वर मीडियम कैटेगरी एंड सम वर हार्ड, है ना। तो अगर हम इसमें डिवाइड करें तो वी हैव अ बाइफर्केशन। हम बोल सकते हैं कि अगर इजी, तो अगर मैं काउंट करके मैं आपको बताऊं तो देयर वर 12 क्वेश्चंस विच वर रिलेटिवली इजी। मीडियम कैटेगरी में आपके 9 क्वेश्चंस थे और 4 क्वेश्चंस वी कैन से कि दे वर ऑन हार्डर साइड, है ना। तो इन टोटल हमारे 12 + 9 + 4 25 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब चैप्टर की बात करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर इनका रिलेशन टू जेई कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लेते हैं बच्चे, है ना। तो अगर हम वेटेज देखते हैं बेटा, देखो तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द लास्ट 5 ईयर्स, कितने क्वेश्चन आए हमारे पास इंक्लूडिंग ऑल द शिफ्ट्स एंड ऑल द बैचेस? 71 क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से आए हैं, राइट। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पेपर आप देने जाओगे, है ना, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिलने ही वाले हैं, राइट। तो हमारा इस हिसाब से ये चैप्टर क्या हो गया, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट चैप्टर। और 5 साल के पिछले ट्रेंड्स को अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो गए बेटा? हमारे टॉपिक्स जो हैं हमारे इम्पोर्टेंट, दे आर कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हमारे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत इंपॉर्टेंट, और गॉस लॉ, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनसे आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 5 साल में, ठीक है जी। अब चलते हैं पेपर की तरफ, ठीक है। फिर आपको पूछेंगे लास्ट में कि कैसा लगा एग्जाम, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस आर इज सिग्मा विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड एट द सेंटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ √3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो देखो बच्चे, क्वेश्चन में आपको एक डिस्क दिया है जिस पर एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है। तो इस डिस्क पे आपका कोई चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे दिया गया वो क्या दिया बच्चे? सिग्मा दे दिया है, ठीक है। अब पूछा है कि आप रेशो बता दो, है ना। रेशो नहीं, आपको ये पूछा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क क्या हो गया, येलो कलर से हाईलाइट कर देते हैं, दिस इज़ द सेंटर ऑफ द डिस्क। इसके कंपैरिजन में आपको किसी पॉइंट पी पर बताना है, पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। जो पॉइंट पी है वो एक्स डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है, और अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, है ना, सेंट्रल एक्सिस के ऊपर एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी है। तो देखो बच्चे, इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो एक डेरिवेशन आता है, उसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो उसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - x अपॉन √r² + x²। यहाँ पे x क्या है? x इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p ऑन द एक्सिस, r इज़ द रेडियस ऑफ द डिस्क, सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है, ठीक है जी। चलिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहले निकालूंगा सेंटर पे। मान लो मैं सेंटर वाले को बोल दूँ E1, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E1 बोल दिया, यहाँ पे इसको E2 बोल दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि E2 E1 के कंपैरिजन में कम है, ज़्यादा है, क्या है। तो ये तो हमें पता है कि कम ही होगा, क्यों? क्योंकि देखो फॉर्मूला को देखो, अगर x की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी तो हमारा E क्या है? E कम होता जाएगा। तो ये हमें पहले ही पता है कि कम तो होगा रिड्यूस, और इसी तरीके से देखो 4 ऑप्शन में रिड्यूस ही दिया है एग्जामिनर ने, तो हम इससे फिगर आउट नहीं कर सकते। चलिए, तो वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला। तो एट द सेंटर यानी पॉइंट 1 पे E1 अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दूंगा? 0 रख दूंगा x की वैल्यू। तो चलो, इस फॉर्मूला में x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो मेरी E1 की वैल्यू क्या आने वाली बेटा? E1 विल बी नथिंग बट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। x से रिलेटेड जो टर्म था वो 0 हो गया, और जो 1 था उससे मल्टीप्लाई होकर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है जी। अब बात करते हैं E2 की। तो चलो E2 कैलकुलेट करते हैं। E2 में x की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, एट अ डिस्टेंस ऑफ √3r। तो हम क्या करेंगे? E2 में x की जगह √3r डाल देंगे, ठीक है जी। तो E2 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करने लगूँ तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 - x की जगह क्या रखेंगे? √3 टाइम्स ऑफ r डिवाइडेड बाय √r² +
√3 टाइम्स ऑफ आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला में मैंने वैल्यूज़ डाल दी, ठीक है। अब हमारा क्या प्रोसेस है, अब हमें कंपैरिजन करना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है बेटा, वी हैव टू फाइंड आउट E1 माइनस E2, E1 माइनस, अच्छा फाइनली है ना, तो कंपैरिजन में बाद वाला पहले आएगा। तो वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज रिडक्शन, है ना, परसेंटेज रिडक्शन। तो फाइनली हमारा क्या हो गया, E2, पहले कितना था, E1 था, और इन कंपैरिजन टू विच वन, किसके कंपैरिजन में हमें देखना है, ओरिजिनल जो E1 था उसके कंपैरिजन में, इनटू 100। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो E2 मुझे पता है, E1 मुझे पता है, तो मैं क्या करूँगा, वी विल हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ डायरेक्टली। तो मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूँ, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे बच्चे, E2 को पहले रख लो, फिर उसमें से E1 माइनस कर दो। तो जब E2 में से E1 माइनस करूँगा तो देखो, इसको ना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं E2 को मल्टीप्लाई करूँगा, E2 का ब्रैकेट खोलूँगा, तो क्या होगा, ये टर्म मेरा पॉजिटिव आएगा, और इसमें से अगर मैं E1 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो जो ये फर्स्ट टर्म जो है ना वो माइनस हो जाएगा। तो वी विल बी गेटिंग ओनली दी इंटरनल टर्म। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। E2 माइनस E1 की वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दैट विल बी नथिंग बट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस √3r बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया जी, डिवाइडेड बाई E1 आपका क्या है, डिवाइडेड बाई E1, तो E1 आपका था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू 100 था जी, ठीक है। तो फिर भी देखो, अब ये वाला टर्म भी कट जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से टर्म कट गया। तो अब मेरे को क्या करना है बेटा, अब मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से r कॉमन ले सकता हूँ। देखो माइनस √3 इंटू आर है और नीचे r स्क्वायर, तो ब्रैकेट से बाहर r ले आऊँगा और r को काट दूँगा। तो फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा माइनस √3 और नीचे r था ना, ये बाहर r आ गया, और अंडर रूट के अंदर क्या आ गया 1 + 3, तो ये 4r स्क्वायर था, तो 2 बच गया, तो आपका इंटू 100। तो अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको, क्या आएगा इसकी वैल्यू, ये आएगा माइनस √3/2 इंटू 100, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर जो आने वाला है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट विल बी रिड्यूस्ड बाय 86.6%। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। द क्वार्टर डिस्क ऑफ रेडियस r एज शोन इन द फिगर हैज़ अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 0,0,z, ठीक है। तो ये क्वार्टर डिस्क आपको दिया है, यानी एक सर्कुलर डिस्क का 1/4 पोर्शन दे दिया, तो दिस इज़ 1/4 ऑफ द डिस्क। इसकी वजह से किसी पॉइंट z पर, है ना, तो 0,0,z क्या होगा, देखो z एक्सिस पे लाई करेगा ये पॉइंट, है ना। तो आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दूसरा पॉइंट कहाँ लाई करेगा, z एक्सिस पे। तो z एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो 0,0,z है, इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो पहला हमारे पास चैलेंज क्या है कि इट इज़ ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले तो आपको पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला बताता हूँ। व्हाट इज़ द फॉर्मूला, V इज इक्वल टू KQ/R। अगर किसी पॉइंट चार्ज Q से R दूरी पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो दैट इज़ KQ/R। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या चैलेंज है, यहाँ पे चैलेंज है कि दिस इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो बेटा इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लेंगे एलिमेंटल चार्ज, है ना। तो इसके लिए स्वाभाविक जो शेप है, द नेचुरल टेंडेंसी टू टेक एनी आर्बिट्रेरी शेप इज़ अ रिंग, है ना, क्योंकि डिस्क है, डिस्क को आप इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ोगे तो इट विल बी अ क्वार्टर रिंग, है ना। ऐसा क्वार्टर रिंग अगर हम कंसीडर करें तो एलिमेंटल चार्ज उसको बोल देंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जो स्लाइड है ना, उस पर ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर रखा है, ये ठीक है। तो डिस्क का किसी r रेडियस पे आपने dr विड्थ का एक रिंग ले लिया, राइट। तो dr इज़ द विड्थ ऑफ द रिंग, r इज़ द रेडियस ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग, ठीक है। अब पॉइंट जो जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वो पॉइंट ये रहा 0,0,z। तो अब z कहाँ पे है बच्चे, z इज़ दिस वन, ये z दूरी है, ठीक है। ये क्या है, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है। अब मैं अगर बोलूँ कि अगर एक पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाना है तो देखो क्या करें, मैं बोल देता हूँ इस एलिमेंट पे भी एक छोटा सा चार्ज ऐसे, तो ये भी बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस से बना हुआ है, ठीक है। तो मुझे दूरी निकालनी है पॉइंट 0,0,z, इस पॉइंट की दूरी निकालनी है फ्रॉम द चार्ज। तो वो दूरी क्या होगी बेटा, इसको मैं बोल देता हूँ लेट t बी द डिस्टेंस, ये t दूरी है, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू KQ/R, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू KQ/R। तो
तो लेकिन अभी जो है ना ये किसकी वजह से होगा, सभी के सभी रिंग्स की वजह से होगा, तो मैं इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, राइट। तो वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू आर, वेयर आर इज द, आर क्या था, कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, क्वार्टर डिस्क का रेडियस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ द डिस्क से लेके आर रेडियस तक इंटीग्रेट करने वाला हूँ, सेंटर ऑफ द डिस्क से लेके आर रेडियस तक इसको इंटीग्रेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट z ड्यू टू ऑल दीज एलिमेंटल रिंग्स, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू r, और इसमें वैल्यूज़ रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, k की जगह तो k लिख देंगे, इट इज़ अ कांस्टेंट। q की जगह क्या लिखेंगे, देखो चार्ज क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू द एरिया। तो एरिया क्या आएगा बेटा, क्वार्टर डिस्क है, तो वैसे तो एरिया होता है 2πr, ठीक है, 2πr इंटू आर, 2πr स्क्वायर होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन लोग, सिग्मा इंटू क्वार्टर रिंग है तो क्या होगा, π/2। देखो आपको एक बार ये समझा दे, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूँ फिर आपको समझाता हूँ व्हाट इज द फॉर्म। सिग्मा इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया क्या होगा, π/2 इंटू आर इंटू डी आर। सो दिस इज द एरिया, π/2 इंटू आर इंटू डी आर इज एरिया, इंटू सिग्मा किया तो मुझे क्यू मिल गया, टोटल चार्ज, राइट। और इसको डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस कितना था आपका, टी डिस्टेंस था। अब इस टी को मैं फाइंड आउट करूँ इस राइट एंगल ट्राइंगल में, तो टी क्या आएगा बच्चे, टी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैं टी की जगह क्या रख दूँ, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रख दिया। तो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट जेड ड्यू टू दीज रिंग्स ऑफ द चार्जेस, है ना। तो हमारे एलिमेंटल रिंग्स हैं, उनकी वजह से ये चार्ज आएगा। अब देखो करना क्या है, मुझे इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इंटीग्रेशन की, बट इसको पहले समझ लो कि क्या किया। फॉर्मूला बेटा वही लगाया, के, ये के है, यहाँ पे क्यू है चार्ज, ठीक है, और वो नीचे वाला है डिस्टेंस, ठीक है। तो अब ये चार्ज कैसे आया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ द रिंग। तो अब देखो यहाँ पे एरिया क्या है, एरिया कैसे निकलेगा एक रिंग का, ये बहुत नैरो विड्थ का रिंग है, ठीक है। तो इसकी सरकमफरेंस कितनी होती है सर्कल की, 2πr, और इंटू डी आर थिकनेस कर दिया, तो आपको एरिया ऑफ द रिंग मिल गया। बट अगर कंप्लीट रिंग होता तो उसका एरिया क्या होता, 2πr इंटू डी आर, डी आर इज द थिकनेस, बट हमारे पास क्या है 1/4 रिंग है, तो ये एरिया कितना आएगा, 2πr डी आर डिवाइडेड बाई 4। तो इसको काट दो, तो ये क्या आ गया, π/2r इंटू डी आर। π/2r इंटू डी आर क्या है, हाईलाइट कर रहे हैं, देखो ये π/2r इंटू डी आर, ये वाली चीज़ है जो मैंने येलो से हाईलाइट की, दिस इज़ द एरिया, इसकी वैल्यू है π/2r इंटू डी आर, ठीक है। तो हमने इसी को सिग्मा, जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी था यहाँ पे, उससे मल्टीप्लाई किया, तो टोटल चार्ज ऑन दिस एलिमेंटल रिंग। और ऐसे ऐसे मेरे पास बहुत सारे रिंग बनेंगे फ्रॉम r = 0 से r = कैपिटल R तक। तो मैंने लिमिट क्या लगाई इंटीग्रेशन की, 0 से कैपिटल R तक, राइट। तो ये मैंने इंटीग्रेशन की लिमिट वहाँ पर लगा दी। चलिए अब मेरा टारगेट क्या है, आई हैव टू फाइंड आउट दिस इंटीग्रेशन। अब मेरा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो गया है। चलिए अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं, राइट। तो बेटा k की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो मैं k की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो v विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन ये 1, ये 2 नीचे आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो 8 सिग्मा अपॉन 8 ε0, और पाई से पाई कट जाएगा, 4π उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r, और r डी आर ऊपर, और नीचे आपका t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी z² प्लस r², ठीक है। अब देखो डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, बाकी कांस्टेंट आ गया। लेकिन अब हम एक और चीज़ करेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक खेलेंगे, क्योंकि इस इंटीग्रेशन को भी मैं नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करना चाहूँगा, मैं इसमें भी एक है ना ट्रिक लगाऊंगा। वो ट्रिक क्या रहेगी मेरी, कि आई नो दैट कि t² इज इक्वल टू r² प्लस z², ये मुझे पता है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ इस इक्वेशन को दोनों साइड। तो इसका क्या आएगा बच्चे, t dt इज इक्वल टू r dr। z आपका कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि पॉइंट की दूरी आपको कांस्टेंट दी है 0,0,z, तो उसका डिफरेंशिएशन कुछ आएगा नहीं। तो मुझे यहाँ से पता पड़ा कि t dt इज इक्वल टू r dr, है ना। 2t dt इज इक्वल टू 2r dr आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो t dt इज इक्वल टू r dr, ठीक है, यहाँ से मुझे मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस r dr को सब्सटीट्यूट कर दूँ कि इसके टर्म्स में t dt, t इंटू डी टी लिख दूँ। ऐसा क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि नीचे फिर मुझे t लिख सकता हूँ मैं, है ना, सिंप्लीफाई हो जाएगा मेरा ये। तो मैं लिखता हूँ सिग्मा अपॉन 8 ε0 इंटीग्रेशन, लिमिट्स अब चेंज हो जाएंगी। देखो r dr को मैं लिख देता हूँ t dt,
और नीचे जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट ये क्या था, दिस इज टी ओनली। तो अब क्या फ़ायदा हुआ बच्चे, टी से टी कट गया, डी टी बच गया। बस अब मुझे लिमिट्स के साथ खेलना है। चलो पहले 0 टू कैपिटल आर मेरी लिमिट थी, अब मैं लिमिट के अंदर देखो क्या करूँगा, आई विल स्मार्टली प्ले दैट कि मेरी लिमिट जो है अब किसके टर्म्स में लगेगी, टी के टर्म्स में। तो मेरा टी क्या वेरी कर रहा है, देखो एट द सेंटर ऑफ द डिस्क टी की वैल्यू क्या है, एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, देखो एट द सेंटर ऑफ द डिस्क क्या है, आर इज़ 0, तो टी विल बी इक्वल्स टू जेड, है ना। तो एट द सेंटर ऑफ द डिस्क टी इज जेड है, तो मेरी लिमिट जेड से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पेरीफेरी पर जो आउटर मोस्ट रिंग होगा उसमें आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। तो ये लिमिट्स लग गई। अब मुझे सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है, डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो टी आ जाएगा, फिर सीधा लिमिट्स पुट कर दो। तो यहाँ से मैं वैल्यूज़ रख रहा हूँ बेटा, देखो v इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिमिट रखने पर क्या आ रहा है, लिमिट रखने पे आ रहा है मेरा सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट वैल्यू थी बाहर, और इसको लिमिट को रखते हैं तो हमारे पास अपर लिमिट सीधा सीधा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और माइनस, इसमें माइनस क्या आ रहा है, माइनस ऑफ जेड, है ना, यही आएगा। टी इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, माइनस ऑफ जेड यही आ रहा है। तो v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है मेरे पास, यस आई थिंक ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, it experiences a torque of 8√3 Newton meter. If length of the dipole is 4 centimeter, then the magnitude of charge of the dipole is। ठीक है, तो आपको चार्ज बताना है। देखो अभी डाइपोल क्या होता है पहले वो समझो तुम लोग, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, अपोजिट चार्जेस मतलब एक क्यू होगा तो दूसरा माइनस क्यू होगा, सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, है ना, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, बट इन जनरल ये हमारा स्मॉल डिस्टेंस होता है। और जब भी हम फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं तो मैंने आपको बताया भी था कि भी 2a लेते हैं इस डिस्टेंस को। ठीक है जी, चलिए ये हमारा डाइपोल है। इस डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ। देखो डाइपोल को हम जनरली डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर से, इसका मैग्नीट्यूड होता है q इंटू 2a के बराबर। ठीक है, ओके जी, और थीटा यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री। ठीक है जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है हमें 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ओके। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, टॉर्क भी दिया है, टाउ इज इक्वल टू 8√3 न्यूटन मीटर, 8√3 न्यूटन मीटर, ये हमें टॉर्क दे दिया। लेंथ ऑफ द डायपोल भी दे दिया, यानी कि 2a की वैल्यू भी हमें दे दी, दैट इज़ 4 इंटू 10⁻² मीटर्स। अब आपको q बताना है, व्हाट इज़ q, निकल सकता है राइट। तो टॉर्क ऑन एनी डायपोल इज गिवन एज टाउ, टाउ क्या होता है, p क्रॉस e, टाउ इज इक्वल टू p क्रॉस e, तो इसको लिख देंगे pe साइन थीटा, p साइन थीटा में टाउ दिया हुआ है, तो अब सब्सटीट्यूट करो सीधा सीधा वैल्यूज़। टाउ इज गिवन एज, इसको थोड़ा ऊपर मूव कर लेते हैं इक्वेशन को, चलो पूरा ही ऊपर मूव कर लेते हैं, दोनों चीज़ों को थोड़ा ऊपर मूव कर देते हैं, यस। अब मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। टाउ मुझे गिवन है दैट इज़ 8√3 इज इक्वल टू पी, पी क्या है, q इंटू 2a होता है, तो q इंटू 2a, 2a इज गिवन एज 4 इंटू 10⁻², 2a इज़ बेसिकली सेपरेशन जो आपको दिया है 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो मैं वो 4 इंटू 10⁻² रख दिया मीटर में, और E इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज 4 इंटू 10⁵ एंड साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है बच्चे, √3/2। तो ये वैल्यूज़ मैंने सब्सटीट्यूट कर ली। अब क्या करना है, अब यहाँ से केवल q इज़ अननोन, तो q के लिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो फिर मेरा आंसर आता है 10⁻³ कूलम्स। तो 10⁻³ कूलम मतलब हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए बी एंड सी। ठीक है, तो देखो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी दिए हुए हैं। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा हो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो देखो पॉइंट ए पर ज़्यादा घनी घनी है, बहुत ज़्यादा डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो पॉइंट ए पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है।
पॉइंट बी पर डेंसिटी रिलेटिवली कम है तो पॉइंट बी पर ए से कम है, और सी पर डेंसिटी और भी कम है तो सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे कम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी इज ग्रेटर देन ई सी। तो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। A ring of radius 2 cm is charged with a positive charge of 6.8 microcoulombs such that it is distributed uniformly over the ring. The maximum value of electric field on the axis of the ring is। ठीक है जी। तो एक रिंग दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये एक रिंग है, हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। दिस इज अ रिंग। इस पर कोई कैपिटल चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल चार्ज हमारा कैपिटल Q है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है जी। अब इस रिंग के एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पे पॉइंट H है, ठीक है, एक्सिस पे पॉइंट H है। अब बोला है कि ऑन एनी एक्सियल पॉइंट, कोई भी एक्सियल पॉइंट है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी। तो देखो बेटा, हमें पता है कि अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, उसके एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा। ठीक है, तो वो मैं उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, राइट। उसका फॉर्मूला क्या है, आप सबने पढ़ा होगा, व्हाट इज़ द फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, चलो इधर पॉइंट H है तो H ही बोल देते हैं इसको, दैट इज टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग इंटू एक्स, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, एक्सियल पॉइंट H, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2। तो ये होता है एट एनी पॉइंट विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैक्सिमम फील्ड, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है। देखो हम जब पढ़ते हैं तो हम डिराइव करते हैं चीज़, देखो आपको याद भी होगा कि द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज एट अ डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू r/√2। r/√2 जो डिस्टेंस है उस पर आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो क्या करेंगे, x की जगह r/√2 रख देंगे इस इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल टू r/√2, तो रख देते हैं वैल्यूज़। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, q इंटू एक्स की जगह रखेंगे r/√2, नीचे भी x की जगह r/√2 रख देंगे। ठीक है बेटा, तो r स्क्वायर प्लस r/√2 का होल स्क्वायर इनकी पावर 3/2। तो इसको सॉल्व आप करते हो, देखो सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आती है 2 इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3√3 r स्क्वायर। नीचे लिख लेते हैं इसको सॉरी, तो इस वैल्यू को नीचे लिख लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा बेटे, ये सिंप्लीफाई हो क्या गया, 2 इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3√3 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरी वैल्यू ये आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी हैं। रेडियस इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर्स, टोटल चार्ज कैपिटल Q इज गिवन एज 6.8 माइक्रोकूलम्स। ठीक है, तो बाकी और कुछ चीज़ें चाहिए नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो मुझे पता है 9 इंटू 10⁻9 होता है। तो मैं इन सभी वैल्यूज़ को फिर इसमें फॉर्मूला में डाल देता हूँ। तो इन सभी वैल्यूज़ को मैं फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करता हूँ, इसी को इक्वेट करते हैं आगे। तो 2 इंटू चार्ज इज गिवन है 6.8 इंटू 10⁻⁻6, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3√3 r इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर्स, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करते हो तो जो आपका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो आएगा 60, जो है 60 वैल्यू आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये 60 इंटू 10⁻6 आएगा, आई बिलीव 60 इंटू 10⁻6, तो मेगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो 60 इंटू 10⁻6, तो ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, इन द गिवन फिगर शोज द सिस्टम ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज। तो आपको ना फिगर में क्या दिया हुआ है, बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखे हैं। जैसे एक ये हो गया जिस पे थ्रू आउट द सरफेस 10 वोल्ट इज द पोटेंशियल, दूसरा सरफेस ये हो गया ग्रीन कलर से हाईलाइट किया, यहाँ पर 20 वोल्ट का पोटेंशियल है। तीसरा सरफेस रेड से हाईलाइट किया, इस पूरे के पूरे सरफेस पे क्या है, 30 वोल्ट का पोटेंशियल है। अब पूछा क्या गया है, क्या पूछ रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, अब ऑप्शंस को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे एंगल भी बताना होगा कि कितने एंगल पर है
और कितना मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलो तो सबसे पहले तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी याद दिलाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड होता है वो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो मान लो इधर है तो परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैं एंगल फाइंड आउट करना चाहूँ तो बेशक कितना है, 90 तो ये रहा और 30 है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ किस एंगल पर होने वाला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, एट 120 डिग्री। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो कट गए। अब हमें डिसाइड करना है ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी के बीच में, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो एक चीज़ आपको पता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। अब बच्चे फाइंड आउट क्या करना है, देखो यहाँ पे फोकस करते हैं पूरा। वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर दूरी कितनी है ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेट इट बी, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूँ पॉइंट ए बी सी, ये ए बोल दिया, ये बी बोल दिया एंड दिस इज पॉइंट सी। तो मुझे बी सी वैल्यू फाइंड आउट करनी, बी और सी के बीच में कितनी दूरी है। मुझे ए और बी के बीच में दूरी पता है, कितना है बच्चे, देखो इनके बीच में सेंटीमीटर में दूरी है, 20 सेंटीमीटर पे हमारा ये है और ये 10 पे है। तो ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यहाँ से ए बी की वैल्यू मुझे पता है, इट इज़ 10 सेंटीमीटर, राइट। मुझे बी सी निकालना है तो क्या कैसे फाइंड आउट करूँगा, इस ट्राइंगल में साइन थीटा लगा दूंगा। तो बी सी इज़ नथिंग बट ए बी साइन ऑफ 30 डिग्री। तो कितना आएगा ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, साइन 31/2 होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज 5 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल, 20 - 10। तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है 10 और डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज़ रखते हैं बच्चे, डिफरेंस इन पोटेंशियल इज 20 - 10 और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 5 × 10⁻²। मीटर में रखेंगे ना तो ऊपर हमारा 10 आएगा, नीचे 5 आएगा और ये 10⁻² ऊपर चला गया। तो कितना आया 1000/5 यानी 200 वोल्ट्स पर मीटर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है। तो फिर कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, 200 वोल्ट पर मीटर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा डी आया। चलिए हो गया सोल्व। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 3 चार्जेस कैपिटल Q प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट 3 वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड बराबर हों। जैसे यहाँ पे देखिए तो ये नीचे वाली A है और ये भी A नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। 3 चार्ज प्लेस्ड हैं। अब क्या फाइंड आउट करना है, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कन्फिग्रेशन, ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होती है, माइनस ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। चलिए तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ड्यू टू 2 चार्जेस लिखूँ तो क्या आता है -k Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है। तो अब मैं इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट करूँगा, ठीक है। वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम। तो देखो बेटा मैं एक एक करके पेयर लूँगा, पहले कैपिटल Q और पॉजिटिव चार्ज Q को लूँगा। तो वहाँ पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा, -k कैपिटल Q इंटू पॉजिटिव चार्ज Q अपॉन R विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस, जो कि मेरा A है, ये वाला A लिख लिया। फिर इसमें ऐड करूँगा मैं, कौन सा ऐड करूँगा, एक चीज़ ऐड करने वाला हूँ जो कि हमारा एनर्जी ड्यू टू 2 अदर चार्जेस। तो नेगेटिव ऑफ -k इंटू दूसरा चार्ज क्या लेंगे, दूसरा चार्ज एक ले लेता हूँ नेगेटिव Q, नीचे वाला जो इधर है ये, और दूसरा ये पॉजिटिव Q, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस A है। एक ये वैल्यू हो गई। अब इसमें कुछ और ऐड करेंगे, वो ऐड करेंगे -k इंटू तीसरा पेयर, यानी ये प्लस का कैपिटल Q और ये माइनस का। तो ये कैपिटल Q इंटू -q डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस, ये क्या होगा बच्चे, दिस विल बी नथिंग बट a² + a² का अंडर रूट। तो ये आपका आ गया √2a। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो √2a आएगा। तो ये मेरा आ गया पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, ऐड कर देते हैं सिंप्लीफाई करके। तो ये तो -k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a था, ये हमारा माइनस और माइनस प्लस हो गया। तो +k Q² अपॉन a, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, +k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन √2a, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो देखो k अपॉन a दोनों साइड है, काट सकते हैं आराम से।
बल्कि इवन के स्मॉल क्यू अपॉन ए दोनों साइड है, तो उसको काट लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इन सब में से दोनों साइड हमारे पास क्या है, एक तो चीज़ें कॉमन है ना, एक तो के ये और ये कॉमन है, इनको लेके हम उड़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं कैपिटल क्यू, कन्फिग्रेशन जो है वो ज़ीरो दिया हुआ है इनका ना, तो ज़ीरो लिख देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो अब आपको क्या करना है, रिलेशन निकालना है, किसका, कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ज़ीरो लेके मैं काट दूंगा उसको, तो ठीक है। फिर क्या आएगा, कैपिटल क्यू लेफ्ट साइड लिया, तो कैपिटल क्यू विल बी नथिंग बट स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाय √2। अब क्या करेंगे, कैपिटल क्यू वाले टर्म्स को एक साइड ले लो, तो इट विल बी नथिंग बट क्यू अपॉन 1 - 1 बाई √2 इज इक्वल टू √2 क्यू बाई √2 - 1, दोनों ऊपर नीचे दोनों को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 क्यू डिवाइडेड बाय 2 - √2। ऐसा क्यों किया, ताकि हम किसी न किसी ऑप्शन से मैच कर सके अपने आंसर को। तो अब मैच हो गया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं था, के क्यू अपॉन KQ1 Q2 अपॉन आर, ये फॉर्मूला लगाना था, लगा दिया। माइनस साइन आएगा बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, दो चार्जेस को आपस में बाइंड करके रखती है। तो अगर दो चार्जेस को एक दूसरे दूर करना है, तो इतनी एनर्जी आपको सब्स्टिट्यूट देनी पड़ेगी उस सिस्टम को, ताकि वो नेट जीरो एनर्जी की स्टेट में आए, नेगेटिव से जीरो पे आए और फिर एक दूसरे से अलग हो जाए, राइट। तो इसलिए हमारा नेगेटिव साइन आता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 तो बेहद आसान है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट नेगेटिव पॉइंट चार्जेस आर, नेगेटिव पॉइंट चार्ज में क्या करते हैं, दे विल टर्मिनेट रेडियली इनवर्ड्स इनटू द नेगेटिव चार्ज। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखो ऐसा डायग्राम होगा, नेगेटिव चार्ज है तो उसमें रेडियली इनवर्ड इन्फिनिटी से आएंगी ये लाइनें, और रेडियली इनवर्ड समा जाएंगी इसमें चार्ज में। तो ऐसा कब होगा, बिकॉज व्हेन द चार्ज इज आइसोलेटेड, है ना, एक अकेला नेगेटिव चार्ज ही प्रेजेंट है हमारे सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में देयर इज ओनली वन चार्ज विच इज़ नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा क्या होगा, इन्फिनिटी से लाइनें आएंगी और इस चार्ज के अंदर समा जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया, बेहद आसान। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस ऑफ होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा आपको दे दिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इन द स्फीयर। सिंपल है ये तो, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे दी, सिग्मा दे दिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आता कैसे है बच्चे, देखो इसका डेरिवेशन कुछ इस तरीके का होता है कि हम इस वाले सरफेस को इकट्ठा मान लेते हैं और बचे हुए सरफेस को अलग मान लेते हैं, फिर 2 पॉइंट लेते हैं। जब डेरिवेशन इसका आपने पढ़ा होगा, जब फॉर्मूला देखा तो इसके अंदर 2 पॉइंट लिया, एक अंदर ले लिया एक बाहर ले लिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है प्रेशर का। तो दैट प्रेशर इज दिस, और इसका फॉर्मूला क्या आता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू रखो, सिग्मा क्या गिवन है, √ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, ऊपर आपका आ गया एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो ये क्या आया 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 मतलब 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डिफरेंस जो है ना, प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो एक्सपीरियंस करेगा ये होलो शेप, वो क्या आएगा 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया हमारा, आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली शो द टॉप व्यू स्केच ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज होलो सिलेंडर शोन द फिगर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज होलो सिलेंडर है। अब इसका टॉप व्यू अगर आप देखो, तो टॉप व्यू क्या आपको ऐसे सर्कुलर दिखेगा, ठीक है। इस सर्कल पर भी हर जगह पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज सिलेंडर। तो पॉजिटिवली चार्ज सिलेंडर से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रहेंगी बच्चे, रेडियली आउटवर्ड्स आपको ऐसे नज़र आएंगी, ठीक है। तो दिस इज़ द पैटर्न दैट यू आर एक्सपेक्टिंग टू सी ड्यू टू दिस, राइट। तो ये आप जो एक्सपेक्टेड पैटर्न है उस तरीके का दिखाई देगा। तो मैच करो, ऑप्शन कौन सा आ गया मेरा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, राइट। और वैसे भी आप देखोगे तो ऐसा फील्ड तो ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये इरेडियली इनवर्ड है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फिर आपको ऐसा पैटर्न नज़र आता, राइट। और डी में क्या है, डी में तो डायरेक्शन ही कौन सी नहीं, कोई बाहर जा रहा है कोई अंदर जा रहा है, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो डी इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू एंड आर प्लेस्ड along x axis as the origin at a distance of 1 centimeter in both the direction. The electric flux through a spherical charge of radius
spherical surface of a radius 2.5 सेंटीमीटर centered at the origin edge। ठीक है, तो है ना एक्सिस दिया हुआ है आपको, उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज दिया है। ठीक है, जैसे +1 पे क्यू चार्ज, फिर 1 सेंटीमीटर दूर फिर दूसरा, ऐसे क्यू हर एक सेंटीमीटर पे एक स्मॉल चार्ज क्यू रखा है, ओरिजिन पे भी रखा है। अब एक स्फेरिकल सरफेस है जो कि जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है और जिसका रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर, उसके थ्रू आपको फ्लक्स बताना है। ठीक है, उसके थ्रू आपको फ्लक्स बताना है। तो बच्चे है ना, गोल्स लॉ क्यों बोलता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज होगा, 2.5 सेंटीमीटर है इसका रेडियस, तो 2.5 सेंटीमीटर के अंदर ये 5 चार्जेस होंगे। तो ओरिजिन वाला, एक तो ओरिजिन पे जो चार्ज है ये, एक 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर ये, नेगेटिव में 1, ये भी 1, तो टोटल 5 क्यू चार्जेस एनक्लोज्ड इन दिस स्फेरिकल शेल। तो हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू 5 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा कौन सा आंसर आ गया, फिर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कूलम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस क्लोजली रिजेंबल्स विच वन। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, दोनों होते हैं। ये क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है बताओ, G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, तो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज द आंसर, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, 2 concentric conducting spherical shells are charged. The charge on the outer shell is varied, keeping the charge on inner shell constant. As a result, the electric potential difference between the two shells does not change. तो क्या बोल रहा है कि अगर बाहर वाले सेल पर चार्ज को वेरी किया जाए तब भी इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनर शेल एंड द आउटर शेल, इट डज नॉट चेंज। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, रीजन एज अ रीजन, इफ चार्ज इज changed on a thin conducting spherical shell, the potential at all points inside the cell changes by the same amount. ठीक है, तो पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल शेल की वैल्यू चार्ज पर ही डिपेंड करती है। अगर चार्ज चेंज होगा तो एट एवरी पॉइंट द पोटेंशियल विल चेंज बाय द सेम अमाउंट। ठीक है, तो एक बार इसकी इक्वेशन लिख के ना हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि वेदर द डिफरेंस विल बी सेम और नॉट। ठीक है जी, तो बेटा 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, तो मैं अगर इनर शेल पर पोटेंशियल की बात करूँ तो वो क्या आएगा कि के क्यू अपॉन आर फॉर्मूला होता है ना, तो Q1 इज द चार्ज ऑन इनर शेल, R1 इज द रेडियस ऑफ इनर शेल, प्लस देयर विल बी सम पोटेंशियल ऑन इनर शेल ड्यू टू द चार्ज ऑन द आउटर शेल। ठीक है, तो मैं बोल दिया Q2 इज द चार्ज ऑन आउटर शेल एंड R2 इज द रेडियस ऑफ आउटर शेल। तो ये मेरा पोटेंशियल ऑन इनर शेल मिल गया। आउटर पे क्या मिलेगा बेटा, आउटर पे मिलने वाला है के Q1 बाई R2, और दूसरा एक इंड्यूस चार्ज होगा इनर सरफेस पे जो के Q2 बाई R2। ठीक है, तो के Q2 बाई R2 तो चार्ज जो चार्ज आपका आउटर सेल पे था उसकी वजह से, और ये इंड्यूस चार्ज की वजह से। अब मैं डिफरेंस की बात करूँ, डिफरेंस यानी डेल्टा V, तो V आउटर माइनस V इंटरनल की बात करूँ तो क्या आएगा, के Q1 अपॉन R1 माइनस के Q1 अपॉन R2। तो देखो ये जो डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो इंडिपेंडेंट हो गया चार्ज ऑन आउटर सेल के, है ना, आउटर सेल पे कितना भी चार्ज रहे उसके इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये हमारा डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो ये आउटर शेल है, इस पर चार्ज Q2 है और इसका रेडियस R2 है। एक इनर शेल होगा जिसके ऊपर चार्ज Q1 होगा और इसका रेडियस R1 होगा। तो ऐसा हमने कैलकुलेशन किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट 1 भी सही है एंड स्टेटमेंट 2 भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्टेटमेंट 2 इज़ ऑल्सो अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो बिफोर द स्टेटमेंट 1 एंड 2 इसने आपको कुछ सिनेरियो समझाया है, तो उसको पढ़ते पहले। एन इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज़ ए यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी rho. As a result of this uniform charge distribution, there is a finite value of electric potential at the center of the sphere, right? At the surface of the sphere and also at a point outside the sphere. ठीक है, कोई इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर है रेडियस r का, उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो दे दिया आपको। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज़ ए फाइनाइट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक फाइनाइट वैल्यू है, किन किन पॉइंट पे, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर
एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, सेंटर पे, सरफेस पे और आउटसाइड। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, तो बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी आपको जीरो दे दिया। अब स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, व्हेन ए चार्ज q इज टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द center to the surface, ठीक है, center of the sphere to the surface of the sphere, its potential energy changes by this amount। तो सेंटर से आप चार्ज को पकड़कर सरफेस ऑफ द स्फीयर पे लेके जाओगे। अगर मैं स्फीयर ड्रॉ करूं तो क्या होगा बच्चे, मान लो ये स्फेरिकल शेप है, इसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा है क्यों, इसको आप पकड़कर इसके सरफेस पर ले जा रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, यू हैव टू डू सम वर्क, है ना, और उस पर उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी सम पोटेंशियल एनर्जी चेंज, है ना। वही पोटेंशियल एनर्जी चेंज आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इट विल बी क्यू रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक स्टेटमेंट है, वी हैव टू कैलकुलेट, पहले कैलकुलेट करेंगे कि कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। अगर वो इसके बराबर होगा तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 सही है, नहीं हुआ तो स्टेटमेंट 1 गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर वेयर आर इज लेस देन रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज दिस, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इज गिवन एज रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ बेटा, ठीक है। तो हमें पता है, हमें गॉस लॉ से पता, सॉरी, हमें ये पता है कि ई डॉट डी ए जो होता है फ्लक्स, दैट विल बी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, गॉस थ्योरम। अब देखो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं क्यू की जगह क्या लिखूँ, चार्ज इंटू वॉल्यूम, बिकॉज इट इज़ वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी दिया है मुझे रो इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है मेरा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। अब मैं एरिया, अगर एरिया की बात करूं तो सरफेस एरिया क्या होता है, फ्लक्स आपका इधर सरफेस से ही पास करेगा, तो इसका सरफेस एरिया मैं लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ ना, तो आई विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू, ई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, रो, एक आर बच जाएगा ऊपर, है ना, रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। अब स्टेटमेंट 1 के बारे में वी हैव टू डिस्कस, स्टेटमेंट 1 सही है या गलत है, ठीक है जी। तो फॉर दैट, इतना आपको समझ आया, तो एक बार इसको हटा देता हूँ मैं आपको दूसरी चीज़ समझाने के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम क्या कह सकते हैं या पोटेंशियल एनर्जी चेंज के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो बिफोर दैट एक बार स्टेटमेंट 1 को दोबारा से पढ़ते हैं। व्हेन चार्ज Q इज टेकन फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी चेंज जो रहेगा वो रहेगा Q रो बाय 3 एप्सिलॉन। तो अभी हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे क्या रहने वाला है, ठीक है बेटा। तो मैं लिख देता हूँ पहले, हम ना पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि पोटेंशियल इंटू क्यू, चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इंटू चार्ज, कि कितने चार्ज को आप लेके गए, तो चार्ज तो आपको क्यू गिवन है, और पोटेंशियल एट द सेंटर एंड पोटेंशियल एट द सरफेस, उनका फॉर्मूला हम लिखते हैं, ठीक है। तो एट द सेंटर एंड एट द सरफेस, एट द सेंटर आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, और ऑन द सरफेस क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर क्यू, फिर आर इज़ द रेडियस, ठीक है बच्चे। ये डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल इंटू क्यू कर दो, 4 से मल्टीप्लाई, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो डिफरेंस आएगा वो आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ बेटा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे बाहर, क्यू भी बाहर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर हमें बचेगा 1/r स्क्वायर माइनस 1/r क्यूब। इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो क्यू को हम लिख सकते हैं, चार्ज जो है ना उसको लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक वैसे ही, और कैपिटल आर आएगा, पूरा रेडियस लिख लेते हैं यहाँ क्योंकि हमने कैपिटल आर रख रखा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समथिंग, ये जो बच गया 1/r स्क्वायर
-1/r³, इसी को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। क्यू को लिखा रो इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय 4πε0। r³ कॉमन ले, r³ एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आपका r-1 आ। अब इसको सिंप्लीफाई आप कर रहे हो तो आपको मिलने वाला है, देखो रो बच जाएगा, क्यू बच जाएगा, पाई कट जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, रो इंटू क्यू इंटू r-1 डिवाइडेड बाय 3ε0, ठीक है। तो क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो, स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो इसके हिसाब से फिर हमारा करेक्ट चॉइस क्या होगा बेटा? व्हाट विल बी अवर राइट चॉइस? स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। 15 रिलेटिवली आसान क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड ही है, तो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ध्यान से। अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कैविटी इनसाइड ए स्फेरिकल कंडक्टर एज शोन, ठीक है जी। स्फेरिकल कैविटी है, कहाँ पे? स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर, तो दिस इज अ कंडक्टिंग मटेरियल, राइट। another point charge capital Q is placed outside the conductor as shown. Now as the point charge Q is pushed away from the conductor, इस point charge Q को जो बाहर रखा है ना, इसको दूर लेके जाऊँ मैं, तो क्या होगा? Now as the point charge is pushed, the potential difference VA minus VB between two point charges within the cavity of the sphere remains constant. तो दो पॉइंट जो आपको दे रखे हैं, पॉइंट A इस पर कोई पोटेंशियल होगा VA, पॉइंट B पर पोटेंशियल VB। तो बोल रहा है कि साथ वाले जो पॉइंट चार्ज को अगर आप दूर लेके जा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, बिकॉज देखो बाहर क्योंकि ये जो आपका स्फीयर है ना, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर की प्रॉपर्टी होती है कि बाहर रखे हुए चार्ज की वजह से इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, है ना। तो जब ये बाहर कैपिटल Q चार्ज रखा है उसकी वजह से इनसाइड दिस स्फेरिकल कैविटी देयर विल नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके नज़दीक या दूर होने से अंदर कैविटी के अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ठीक बात है। अब रीजन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड आउटसाइड द कंडक्टर इज जीरो एट द पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज विच इज़ प्लेस्ड ऑन द आउटसाइड सरफेस, अगर यहाँ भी हो सरफेस पे तब भी और इससे बाहर हो तब भी, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बिकॉज देयर विल नॉट बी एनी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज। स्टेटमेंट 2 इज द रीज़न फॉर दैट, क्योंकि बाहर रखे हुए चार्ज की वजह से अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा। तो फिर हमारा कौन सा राइट आंसर हो गया? ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड 1 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बेहद आसान क्वेश्चन है ये भी बेटा। द फिगर शोज द पाथ ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल 1 का पाथ दे दिया आपको थ्रू अ रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो बीच में रेक्टेंगुलर रीजन दे रखा है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, इसमें चार्ज पार्टिकल 1 एंटर करता है तो उसका पाथ आपको दे दिया गया। पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो एंड द डायरेक्शन ऑफ अदर टू पार्टिकल्स 2 and 3 and 4। चलो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। ये तो इसने दिया है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे। अब देखो पॉजिटिव चार्ज 1 था, ये जैसे ही फील्ड में एंटर किया तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज प्रोड्यूसिंग फील्ड है, जो चार्ज है जो इस फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है वो ऐसे रहेगा, नेगेटिव चार्ज ऊपर रहेगा और पॉजिटिव चार्ज नीचे रहेगा। तो इसी वजह से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो मैं अगर बोलूँ फील्ड का डायरेक्शन, तो फील्ड कहाँ होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो मेरा फील्ड का डायरेक्शन बच्चे ऐसा रहेगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज बी डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। यूनिफॉर्म था तो इक्वी डिस्टेंस लाइन है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? अब टॉप बॉटम टॉप डाउन में लिखा है, तो हमारा डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉप। पार्टिकल 2 इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो ये पॉजिटिव से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 3 विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन, 4 विल गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम क्या बोलेंगे? हमारा आंसर है टॉप डाउन, ठीक है। तो पहला टॉप है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल 2, 3 and 4। तो ऐसा कौन सा चॉइस है हमारा? टॉप डाउन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17।
द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेसेस। अब देखो हमें गॉस थ्योरम से पता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब देखो इन सभी के अंदर क्या चार्ज एनक्लोज है, इस सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है, इसके अंदर भी क्यू है, इसके अंदर भी क्यू है, इसके अंदर भी क्यू है, ऑल ऑफ देम आर क्लोज्ड सरफेसेस, तो कोई फ्लक्स एक्सकेप भी नहीं करेगा। तो अगर मैं बात करूँ इन सरफेसेस 1, 2, 3 एंड 4 की, तो इन सभी के अंदर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमें जो फ्लक्स मिलने वाला है फाई, दैट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सभी में चार्ज एनक्लोज क्यू ही था, तो क्या बोल सकते हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी सेम इन ऑल द केसेस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 कूलम्ब आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर पेंटागन। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द रेगुलर पेंटागन फ्रॉम ईच कॉर्नर इज 2 मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज, सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो पहले तो बात है पेंटागन। पेंटागन क्या होगा बच्चे, 5 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन है ना, तो ऐसा हमारा पेंटागन होगा। इस पेंटागन के ऊपर आइडेंटिकल चार्जेस 5 कूलम्ब का चार्ज हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये 5 कूलम्ब, ये 5 कूलम्ब, ये 5 कूलम्ब, ये 5 कूलम्ब। ठीक है बच्चे, at each corner of the regular pentagon. The distance of the center of the regular pentagon from the each corner is 2 मीटर। तो इसका सेंटर मैं लोकेट कर देता हूँ। सेंटर से हर एक पॉइंट की, हर एक कॉर्नर की जो दूरी है वो आपको दी है 2 मीटर्स। तो एक का मेंशन कर दिया, बाकी सभी की सभी 2 मीटर्स होंगी। ठीक है, ये सारी की सारी दूरियाँ 2 मीटर होंगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज, इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। ठीक है जी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के अंदर हमें चार्ज गिवन है, के गिवन है और आर इज ऑल्सो गिवन एज 2 मीटर। तो यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस पेंटागन विल बी इक्वल्स टू, पहले एक चार्ज की वजह से निकालेंगे और उसी के अकॉर्डिंग वी विल मल्टीप्लाई, है ना। तो इसमें फॉर्मूला में हम खाली वैल्यूज़ रखने वाले हैं। फिर के की वैल्यू क्या होती है, के इज इक्वल टू, ठीक है। तो बेटा ये फॉर्मूला हमने देख लिया। अब क्या करेंगे, देखो अभी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात करें तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो एक दूसरे को ना कैंसिल आउट करेगा। ये इधर आया, ये इधर आया, ये नीचे वाले चार्ज की वजह से, इधर चार्ज की वजह से, राइट, और एक इधर। तो ये पांचों के पांचों ना एक दूसरे को सबको कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। को जो डायरेक्शन मिल रहा है दे विल बी कैंसिलिंग आउट ईच ऑफ दी चार्जेस। ठीक है, इसमें कुछ डायरेक्शन शायद गलत ड्रॉ हो गए हैं। ये वाला जो रहेगा एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा बेटा, और एक इधर रहेगा। ये जो 5 इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ना एक्स और वाई एक्सिस में, तो ई इन एक्स डायरेक्शन एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू एट पॉइंट सेंटर इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन इज ऑल्सो 0। तो फिर क्या बोलेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस रेगुलर पॉलीगॉन इज 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। If the permittivity of 4 mediums are epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 and epsilon 4 such that epsilon 1 greater than epsilon 2 greater than epsilon 3 greater than epsilon 4, if E1, E2, E3, E4 are the electric field in the respective medium due to negative unit charge kept at in each medium, then तो आपको बताना है कि इनके मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इन ईच मीडियम। ठीक है, तो अलग अलग मीडियम है बेटा, वहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज रखा है, उससे डिस्टेंस r पर आप कैलकुलेट कर रहे हो हर एक केस में। ठीक है, तो मीडियम 1 होगा तो उसकी परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन 1 है और उसमें प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट r इज E1 रिस्पेक्टिवली। फिर एप्सिलॉन 2 E2, एप्सिलॉन 3 E3, एप्सिलॉन 4 E4। तो अब आपको रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड्स बताना है। तो हमें पता ही है यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जैसे हमारा
एप्सिलॉन 1 बड़ा है सबसे, एप्सिलॉन 2 उससे छोटा, एप्सिलॉन 3 उससे भी छोटा एंड एप्सिलॉन 4 सबसे छोटा। तो फिर इसके अकॉर्डिंग हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो 1 जो है वो सबसे छोटा रहेगा, है ना, बिकॉज परमिटिविटी इसमें सब ज़्यादा है। तो E1 इज़ लेस देन E2 इज़ लेस देन E3 इज़ लेस देन E4 बिकॉज इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देर आर सम मरकरी ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस आर हैविंग पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट ईच। इफ 1000 सच ड्रॉप्स कोलेस टू फॉर्म है 1 लार्ज ड्रॉप, द पोटेंशियल ऑफ द 1 लार्ज ड्रॉप इज। तो छोटे छोटे मरकरी के 1000 ड्रॉपलेट्स थे, हर एक ड्रॉपलेट का पोटेंशियल 1 वोल्ट था। ये हज़ारों के हज़ारों ड्रॉपलेट मिलकर इन्होंने एक ड्रॉपलेट बना लिया ना, कोलेज टुगेदर। द पोटेंशियल ऑफ 1 लार्ज ड्रॉप इज, ठीक है, तो हमें 1 लार्ज जो एक लार्ज ड्रॉपलेट बनेगा उसका पोटेंशियल वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है बच्चे, तो यार इसमें मैं बोल देता हूँ कि लेट दो कंडीशन मान लेते हैं। पहले V1 पोटेंशियल V1 बोल रहा हूँ जब ये अलग अलग ड्रॉपलेट थे, तो पोटेंशियल V1 था जब छोटे वाले ड्रॉपलेट का क्या पोटेंशियल रहेगा, फॉर्मूला होता है KQ/R। ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज 1/4πε0 चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉपलेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट। ठीक है, तो रेडियस हमने क्यों लिया, बिकॉज हम सरफेस पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं, राइट, तो पोटेंशियल को वही बोल दिया। अब यहाँ से आई कैन फाइंड आउट चार्ज ऑन स्मॉलर ड्रॉपलेट। तो चार्ज ऑन सिंगल स्मॉल ड्रॉपलेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4πε0 R इंटू V1। ठीक है, ये मुझे पता चल गया। अब चार्ज ऑन सिंगल ड्रॉपलेट वो मुझे कैलकुलेट होगा। अगर ऐसे 1000 ड्रॉपलेट इकट्ठा होंगे तो मतलब चार्ज तो कंजर्व्ड ही रहेगा, तो टोटल चार्ज विल बिकम, अगर लार्जर ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज को कैपिटल क्यू बोला जाए तो इट विल बिकम 1000 ऑफ स्मॉल क्यू। ठीक है, ये मुझे पता चल गया। अब आई हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉपलेट एंड रेडियस ऑफ लार्जर ड्रॉपलेट। तो बच्चा देखो, 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट मिलकर एक लार्ज ड्रॉपलेट बनाते हैं 4/3π कैपिटल आर रेडियस का। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका कंजर्व रहेगा 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल ड्रॉपलेट जो कि स्मॉल आर क्यूब से मिल रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू 4/3π कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से बेटा आप जो चीज़ें कैंसिल आउट कर सकते हो, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मुझे मिला कि आर विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। तो कैपिटल जो रेडियस है, बिगर ड्रॉपलेट का जो रेडियस है, दैट विल बी 10 टाइम्स द रेडियस ऑफ 1 स्मॉल ड्रॉपलेट। ठीक है, तो अब मुझे चार्ज पता चल गया, मुझे रेडियस पता चल गया, आई कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल मान लो इस केस में V2 बोल दिया, दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज इज 1000 टाइम्स ऑफ Q डिवाइडेड बाय रेडियस इज 10 टाइम्स ऑफ R। तो देखो बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 इंटू Q/R। ये तो मेरा था इनिशियली V1 जो वो ये था, है ना, ये तो था, और इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये इंटू 100 आ गया। दैट इज़ नथिंग बट V2 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ V1। तो क्या बोलेंगे, मेरा अगर वोल्टेज V1 कितना था, 1 वोल्ट्स था, है ना, ये V1 है, ये 1 वोल्ट के बराबर है। तो जो V2 आएगा दैट विल बी नथिंग बट 100 वोल्ट्स। तो जब ये ड्रॉपलेट मिलकर एक बड़ा ड्रॉपलेट बनाएंगे तो उसका पोटेंशियल क्या रहेगा, 100 वोल्ट। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, अ चार्ज पार्टिकल having charge q is placed at the center of hollow hemispherical sphere whose a portion is removed as shown. If the radius of the hollow sphere is capital R, then flux through the remaining surface is equal to q upon x epsilon naught, है ना। तो रिमेनिंग फ्लक्स आपको दे रखा है कैपिटल Q डिवाइडेड बाय x epsilon naught। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। चलिए इस फिगर पर फोकस करते बेटा। इस पर चार्ज क्यों नीचे रखा हुआ है, हेमिस्फेरिकल शेल के नीचे। इसका कुछ ऊपर वाला पार्ट है ना, ऐसा कुछ पार्ट रहा होगा, वो रिमूव कर दिया गया है। जो रेड कलर से अभी ड्रॉ किया मैंने, ये वाला पार्ट काट कर रिमूव कर दिया गया। तो इसको रिमूव करने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक हम यूज़ करेंगे कि वी विल से कि ये जो पार्ट रिमूव किया गया ना, लेट अस अज्यूम इट एज अ रिंग। एक रिंग है जिसके एक्सिस पर किसी दूरी पर चार्ज क्यू रखा है।
तो इसके थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा वी कैन कैलकुलेट दैट, और जो वो फ्लक्स होगा उसको हेमिस्फीयर वाले फ्लक्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो फिर हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो हाउ टू कैलकुलेट दैट, तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा कोई रिंग हो, चलो इसको ड्रॉ करते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं, ठीक है बेटा। अगर कोई रिंग है, इस रिंग का जो रेडियस है दैट इज़ ए, इस रिंग के एक्सिस पर एट सम डिस्टेंस आर, किसी आर दूरी पर कोई चार्ज रखा है क्यू, ठीक है। तो इस चार्ज क्यू की वजह से इस रिंग के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स है, उसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, फाई इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो आर डिस्टेंस पर ये फॉर्मूला लगता है। बट अभी देखो यहाँ पर अगर मैं रिंग ड्रॉ करूँ इधर, तो रिंग का रेडियस जो है वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। और ये मुझे हाइट दे रखी है r/2, ठीक है, r/2 हाइट दे रखी है, और एट सम डिस्टेंस, सो दिस r इज गिवन एज r/2, और रेडियस ऑफ द रिंग वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द रिंग हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। यहाँ से ये फिगर ड्रॉ होगी, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है दैट विल बी नथिंग बट कैपिटल R, जो आपका रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर है। तो यहाँ से आप रेडियस ऑफ द रिंग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो और इस फॉर्मूला को लगा सकते हो, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को मैं अप्लाई करता हूँ बेटा, इसी फॉर्मूला को मैं अप्लाई करता हूँ, तो मुझे फ्लक्स थ्रू द रिंग जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल टू देखो, अब मुझे ना रेडियस ऑफ द रिंग निकालने की ज़रूरत है नहीं, ए की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई नो कि जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर, दिस इट सेल्फ इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r/2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो अगर इसका ए रेडियस भी रहेगा तो कैलकुलेट नहीं करना, बिकॉज इट इज़ जो डिनोमिनेटर है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसमें मैं वैल्यूज़ रख दूँगा, राइट। चलिए, तो q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस डिस्टेंस कितना है r/2 है, और डिवाइडेड बाय नीचे में रेडियस r, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया फ्लक्स थ्रू दिस रिंग, ठीक है, ये मुझे मिल गया फ्लक्स थ्रू द रिंग, आई कैन राइट इट डाउन। अब देखिए, अब क्या करना है, फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल शेल, तो फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल शेल अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो बेटा वी कैन कैलकुलेट दैट बाय, देखो पूरे हेमिस्फीयर के थ्रू जो था वो क्या रहेगा, q/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, चार्ज डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आधा अपर वाले से आधा नीचे वाले हेमिस्फीयर से, तो ये आपका चार्ज आ गया, माइनस आप इसमें से ये कर दो, फ्लक्स थ्रू रिंग जो है इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हम कर देंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का q/2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, और ये आपका होगा, तो जो वैल्यूज़ है वो सब्सटीट्यूट करके वी कैन फाइंड इट आउट। इससे अच्छा एक तरीका और भी कर सकते हैं, पहले हम ना इसको एक्सपेंड करने के बजाय पहले ऊपर ही उसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये आएगा q/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/1 माइनस 1/2, तो q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2, तो ये आपका क्या आ गया, q/4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सीधा q/4 एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं, तो इसको आप करोगे तो आंसर आएगा q/4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें इसको, तो मेरा इक्वेशन था q/x एप्सिलॉन नॉट, तो x विल बी नथिंग, x विल बी इक्वल्स टू 4, तो x हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय y I कैप प्लस x j कैप, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम RA टू RB, RA से RB तक एक चार्ज को लेके जाना है 1 कूलम को, तो वर्क डन वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है बच्चे। तो हमें गिवन वैल्यूज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, चार्ज q दे रखा है 1 कूलम, RA दे रखा है एंड RB इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बेटा, वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन, तो DW वर्क डन क्या होता है, F.dr, तो आपको r वेक्टर निकालना है सबसे पहले, तो ठीक है, dr वेक्टर, dr क्या होगा आपका, dr वेक्टर विल बी नथिंग बट जो r अगर आपका है पोजीशन वेक्टर, r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप 2D के अंदर, ठीक है। तो dr निकालने तो क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट कर दिया और y को भी डिफरेंशिएट कर दिया, तो dr वेक्टर आपको मिल गया, राइट। अब वर्क डन निकालना है DW, वर्क डन विल बी नथिंग बट Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे आपको कूलम्बिक फोर्स मिल जाएगा, उससे dr वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चार्ज Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट गिवन इन द क्वेश्चन y I कैप प्लस x
जे कैप इंटू डॉट प्रोडक्ट इट विद डी आर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब देखो इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप से आई कैप वाला बचेगा, जे कैप से जे कैप। आई और जे का डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होता है, या जे और आई का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। तो फिर आपको कुछ कुछ टर्म्स इसमें खाली बचेंगी। चार्ज बच गया एज इट इज़, देन वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई, तो ये आपका बच गया। अब देखो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, इसको वी कैन राइट इट एज क्यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। इसको इकट्ठा करके हमने लिख दिया क्यू इंटू डी ऑफ एक्स वाई। ये क्या है, वर्क डन, डी डब्ल्यू। अब मैं टोटल वर्क निकालना चाहूँ तो आई कैन इंटीग्रेट दिस फ्रॉम, अब एक्स वाई है तो एक्स वाई की इनिशियल लिमिट क्या है बच्चे, 2,2। देखो 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 आई कैप 2 जे कैप से लेकर गए 4 आई कैप 1 जे कैप से, 2,2 से लेकर गए 4,1 तक। ठीक है, चार्ज को Q इंटू डी ऑफ एक्स वाई। अब Q क्योंकि चार्ज इज़ 1 कूलम, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आए, Q बाहर ले आए और इंटीग्रेशन आपको करना है किसका, 2,2 से 4,1 तक किसका, डी ऑफ एक्स वाई का। तो डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स वाई आ जाएगा खाली, तो Q की वैल्यू 1 कूलम एज इट इज़ रख दिया, और एक्स को एक्स वाई और ये 2,2 से 4,1। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर उसमें से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 इंटू पहले अपर लिमिट एक्स इंटू वाई अपर लिमिट, 4 इंटू 1 माइनस ऑफ 2 इंटू 2 लोअर लिमिट। तो बच्चे क्या आ गया, 4 माइनस 4 इंटू 1, तो ये आपका आ गया 0। तो हमारा आंसर आ गया 0। तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 इज इधर 0 आ गया था। अपना क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर इज द 0, राइट आंसर इज 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर कैरीज टोटल चार्ज ऑफ 1.11 10 to the power minus 10 coulomb distributed non-uniformly on its circumference, producing an electric field everywhere in the space. The value of line integral integration L is equal to infinity से 0 माइनस ई डॉट डी एल। ठीक है, L इक्वल्स टू 0 बीइंग द सेंटर। तो इन्फिनिटी से चलकर सेंटर ऑफ द रिंग तक अगर हम किसी चार्ज को लेके आते हैं तो क्या बताना है, ई डॉट डी एल आपको बताना है। ठीक है, तो बच्चे डेफिनेशन जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट विच इज़ एट द सेंटर ऑफ द रिंग, ई डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल, ये क्या होता है, दिस इज पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द रिंग माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। तो ये डिफरेंस ही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अब वी इन्फिनिटी में बाई कन्वेंशन 0 मान लेता हूँ, तो आई जस्ट हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट सेंटर। तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो यहाँ पे सीधा वैल्यू रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 1.11 इंटू 10 टू द पावर -10 और डिवाइडेड बाई आर, आर इज़ गिवन एज 0.5। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो बच्चे क्या आएगा आपका आंसर, इट विल बी समवेयर, ये 9 इंटू 1.11 करोगे तो ये आपका आएगा आंसर बच्चे 2 वैल्यू आएगी, 2 वोल्ट्स है ना। 9 इंटू 1.11 तो 10 आ गया, 10 की पावर 10 इंटू 10 टू द पावर -10, तो 1/0.5 आएगा ये आंसर, ये अप्रोक्सीमेटली 1/0.5 आएगा, तो दैट विल बी 2 वोल्ट्स। ठीक है, तो क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आई 2 वोल्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है 2 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 24, एन इलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन 0,0. 2 points A and B are situated at point 1 and point 2 respectively. The potential difference between these points is, आपको potential difference कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ना ड्रॉ कर लेते हैं, आपको A एंड B पॉइंट तो दे ही रखा है और ओरिजिन के ऊपर आपको दिया है कि देर इज सम पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रो कूलम्स, सो दिस इज पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रो कूलम। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए, तो वी ए माइनस वी बी आपको कैलकुलेट करना है बच्चे। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ वी ए का, तो वी ए का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू अपॉन आर ए है ना, के क्यू अपॉन आर होता है, तो के क्यू अपॉन आर ए और माइनस के क्यू अपॉन आर बी।
ठीक है। पॉइंट चार्ज तो सेम ही है 10 माइक्रो कूलम का, बट डिस्टेंस अलग अलग है। तो आर ए एंड आर बी विल बी, देखो ये आपकी आर ए दूरी होगी, दिस इज आर ए एंड दिस दूरी इज आर बी। ठीक है बच्चे, ये आपकी दो दूरियां हैं। ठीक है, अब मैं वैल्यूज बस खाली वैल्यूज रख के आंसर निकालने का हमारा काम बच गया है। तो के क्यू हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1/4πε0 इंटू क्यू, तो Q/4πε0 इंटू 1/RA माइनस 1/RB, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब RA देखो, RA कैसे निकलेगा बच्चे, RA कैन बी कैलकुलेटेड एज √रूट √2 स्क्वायर्ड प्लस √2 स्क्वायर्ड। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका √4 यानी कि 2 यूनिट्स। और आर बी क्या आएगा, आर बी पे आपको 2 यूनिट्स दिख रहा है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, दैट विल बी Q/4πε0 इंटू 1/2 माइनस 1/2, दोनों की वैल्यू रखेंगे तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। इधर 1/2 माइनस 1/2 की जो वैल्यू है दैट विल कम अप एज 0। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 0। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 इस एग्जाम का। इन द फिगर शोन बिलो, two concentric rings placed in xy plane, one of radius a and other of radius b, have the charges plus q and -2/5 raised to the power -3/2 respectively. The ratio b by a if the charge particle placed on the axis is in equilibrium. ये दो कंसेंट्रिक क्या है बच्चे, रिंग्स है। एक इनर रिंग है जिसका रेडियस a है, एक आउटर रिंग है जिसका रेडियस b है। इनर रिंग पर चार्ज क्यू रखा हुआ है, आउटर रिंग पर रखा है -2/5 रेज टू पावर -3/2 क्यू, इतना चार्ज रखा है। इन दोनों के ही कॉमन एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट z इक्वल्स टू ए पर, है ना, ए दूरी पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर जो चार्ज रखा है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है मतलब उस पर नेट फोर्स 0 है, या फिर हम बोल सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट z इज इक्वल टू 0। फील्ड 0 होगा तो फोर्स भी 0 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ रिंग, है ना, रिंग की वजह से किसी पॉइंट पर जो फील्ड होगा उसका फॉर्मूला वी हैव टू राइट डाउन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, के चार्ज ऑन द रिंग, है ना, के क्यू इंटू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए, के क्यू ए अपॉन √, के क्यू ए अपॉन सॉरी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम 2 बार लगाएंगे, और एक बार नेगेटिव चार्ज की वजह से, एक बार पॉजिटिव, और दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा उसको हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इसी की वजह से वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो तो एक बार वैल्यूज़ रख के देखते हैं इसकी कि वैल्यूज़ क्या आएंगी। तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला 2 टाइम्स। फर्स्ट फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या है, क्या क्यू है इधर, रेडियस ऑफ द रिंग इन दैट केस इज ए, डिवाइडेड बाय सबसे पहला ए स्क्वायर जो इस डिस्टेंस की दूरी के लिए आ गया हमारा ये वाला, क्योंकि ये भी ए ही है, और दूसरा पॉइंट 3 डायमेंशनल में है ना, कोई ये ना सोचे कि बाहर कैसे आ गया, ये z एक्सिस पर है, z इज इक्वल टू ए, बिकॉज दैट्स वाई इट इज़ गिवन एज z इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर देन रेडियस की वजह से ए स्क्वायर, तो ये आपका आ गया इसकी पावर 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया ड्यू टू इनर रिंग। ठीक है, फिर आउटर रिंग की वजह से जो आएगा इसके बराबर आना चाहिए, दैट्स वाई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो केवल मैग्नीट्यूड लिखूंगा, नेगेटिव साइन को मैं ड्रॉप कर दूंगा, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो मैंने इक्वल टू के ऑलरेडी दूसरी साइड इसको लिख लिया है। तो के इंटू 2/5 रेज टू द पावर -3/2 इंटू क्यू, ये आपका आया, डिवाइडेड बाय, अच्छा इसमें इसका रेडियस में मुझे साथ में लिखना पड़ेगा, जो है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज ए, और साथ में इसके लिए रेडियस की जगह मैं लिखूँगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड की पावर 3/2। ठीक है, अब जहाँ जो भी चीज़ें यहाँ कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे, के क्यू ए कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं फिर नीचे कि नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बच्चे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर जो था वो नीचे आ जाएगा, तो 2/5 इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सभी की पावर 3/2 तो कैंसिल आउट हो गई, राइट। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे बेटा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 बी स्क्वायर और प्लस 2/5 ए स्क्वायर। तो यहाँ से वी विल गेट दैट कि 10
ए स्क्वायर माइनस 2a² डिवाइडेड बाई 5 है ना, 5 इधर लेके कॉमन ले लिया मैंने, इज इक्वल टू 2/5 b²। तो यहाँ से a² 4a² इज इक्वल टू 2b², 8a² इज इक्वल टू 2b²। यहाँ से मुझे रिलेशन मिलेगा 8a² इज इक्वल टू 2b²। तो यहाँ से वी कैन राइट डाउन कि b/a इज इक्वल टू इज इक्वल टू 2। तो b/a हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। फिर यहाँ से तो b/a का वैल्यू मुझे निकालना था, तो हमारा 2 इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। तो देयर वर इन टोटल 25 क्वेश्चन। पेपर वाज मॉडरेट टू ईजियर, है ना, इजी भी क्वेश्चन थे, मॉडरेट भी थे, वेल बैलेंस्ड बोल सकते हैं इसको कि ठीक ठाक हमारा पेपर था। तो इसमें अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है तो कंग्रेचुलेशंस, बढ़िया तैयारी चल रही है भाई। नहीं आ रहा तो अभी हमने जो सोल्यूशन आपको पढ़ाया इसको इसके बेसिस पे क्वेश्चन कीजिए, और जिस टॉपिक में आपको लगे कि आपके उतने नंबर नहीं आ पा रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप मॉड्यूल से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बेटा।